नमस्कार। युवा के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। टू द पॉइंट में हमारा आज का विषय है समान नागरिक संहिता और जनजातियाँ। आइए इसी विषय पर चर्चा करते हैं। धुमकुड़िया के टू द पॉइंट के समसामयिक विषयों के मुद्दों पर चर्चा हर सोमवार रात 9 बजे ऑनलाइन मोड पर हो रही है। आप चाहें तो इसमें शामिल हो सकते हैं। साथ में आपको इन विषयों के PDF नोट्स भी मिल जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। समान नागरिक संहिता और जनजातियाँ। UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे हिंदी में समान नागरिक संहिता भी कहते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति से क्यों ना हो। प्रस्तावित समान नागरिक संहिता से सभी प्रभावित होंगे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस संहिता से आदिवासी समुदायों की अपनी चिंता है, जो किसी राजनीति या पूर्वाग्रह से प्रेरित नहीं, बल्कि स्वयं के अस्तित्व से जुड़ा है। समान नागरिक संहिता में मुख्य पहलू होते हैं विवाह, तलाक, गोद लेने एवं उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत एवं सामुदायिक विषयों से संबंधित कानून। भारत में 700 से अधिक आदिवासी समूह हैं। इनमें से कई के अपने एकाकी रीति रिवाज और पारंपरिक प्रथाएं हैं। विधि आयोग की 2018 की रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया था कि कुछ समूह जैसे कि असम में खासी और जयंतिया, साथ ही बिहार, उड़ीसा के मुंडा, उरांव प्राचीन प्रथागत कानूनों का पालन करते हैं। उत्तराधिकार का, जिसे प्रस्तावित UCC में ध्यान रखना होगा, कई समुदायों के अपने विशेष कानून हैं। जैसे झारखंड में अगर लें तो छोटा नागपुर काश्तकारी कानून और संथाल परगना काश्तकारी कानून संथालों और मुंडा, उरांव आदि अन्य आदिवासी समुदायों के जमीन संबंधित प्रावधानों को ध्यान में रखता है। उसके उत्तराधिकार संबंधित प्रथाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। विधि आयोग ने यह भी बताया कि कैसे मेघालय में कुछ जनजातियों में मात्र सत्तात्मक परंपराएं अभी भी स्थापित हैं, जहां संपत्ति सबसे छोटी बेटी को विरासत में मिलती है। गारो समुदायों में दामाद के बीच शादी के बाद अपनी पत्नी के माता पिता के साथ रहने के लिए दामाद को आना होता है। रिपोर्ट में कहा गया कि कुछ जनजातीय समूहों को लगता है कि इसकी बहुत अधिक संभावना है कि UCC में रीति रिवाजों का सम्मान नहीं किया जाएगा। संविधान के 5वीं और 6ठी अनुसूची इन आदिवासियों को विशेष अधिकार प्रदान करते हैं। जैसे 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में साधारण कानूनों पर राज्यपाल विचार कर सकता है, उनमें बदलाव कर सकता है, स्थगित भी कर सकता है। 6ठी अनुसूची के तहत जैसे 37(1)G के अनुसार संसद का कोई भी अधिनियम जो सामाजिक या धार्मिक प्रथाओं, मीजो रीति रिवाजों और प्रक्रियाओं और मीजो जातीय समूहों की भूमि के स्वामित्व और हस्तांतरण को प्रभावित करता है, मिजोरम पर तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक राज्य विधानसभा द्वारा अनुमोदित न हो। इस तरह से 5वीं और 6ठी अनुसूची अभी तक आदिवासियों को संरक्षण देते आई है। UCC के बाद इसमें संकट मंडरा सकता है। मेघालय एक ऐसा राज्य है जिसमें 3 प्रमुख जनजातियां शामिल हैं: खासी, जयंतिया, गारो। विवाह, तलाक और गोद लेने और विरासत जैसे विभिन्न अन्य मामलों में प्रत्येक के अपने अलग रीति रिवाज और जीवन के तरीके हैं। ये उदाहरण सिर्फ मेघालय को लेकर नहीं है, बल्कि ये भारत के कई आदिवासी समुदायों में स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। आइए थोड़ा इसको समझने के लिए उदाहरण देखते हैं। भारत में अलग अलग परंपराओं वाले जनजातियां हैं। इनमें से 4 ले लेते हैं। मान लीजिए पहली जनजाति कृषि आधारित है, अर्थात उसका जीविकोपार्जन कृषि पर आधारित है, जिसमें सभी एक ही धर्म के हैं, सभी शाकाहारी हैं। तो इस जनजाति में कानून के तहत, प्रथा के तहत, परंपरा के तहत मवेशियों को मारना अपराध माना जाता है। दूसरी जनजाति गैर कृषि कार्य पर आश्रित है, वनोपज पर आश्रित है, जंगलों पर उसका जीवन है,
वे मांसाहारी हैं। इस जनजाति का परंपरा है कि सबसे ज़्यादा जानवरों का शिकार करेगा उसे इनाम दिया जाएगा। कई जनजातियां ऐसी हैं जिनमें युद्ध अपनी परंपरा में रही हैं, इसलिए महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या उनमें कम है। इस जनजाति का कानून लिंगानुपात बनाए रखने के लिए एक से अधिक पत्नियों से शादी करने की इजाज़त देता है। चौथी जनजाति के रूप में हम लोग ले सकते हैं उन समूहों को जहां पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है। इस जनजाति के परंपरा के अनुसार लिंगानुपात बनाए रखने के लिए महिला एक से अधिक पुरुषों से शादी कर सकती है। अब सोचिए, अगर इन सभी समूहों के लिए एक समान कानून बनेगा तो क्या होगा। आइए अब देखते हैं कि यूसीसी का आदिवासियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आदिवासियों के प्रभाव को लेकर इसमें कई वर्गीकरण किए जा सकते हैं। जैसे सबसे पहला प्रभाव तो आदिवासी वैवाहिक रीति रिवाजों पर है। यह आदिवासी परंपरा को बदल सकता है, जहां पुरुष शादी के बाद अपनी पत्नी के घर चले जाते हैं। यह प्रथा, जिसे कई लोग महिलाओं द्वारा अपने पति के घर जाने की पारंपरिक प्रथा से अधिक उचित मानते हैं, यूसीसी के तहत हो सकता है महिलाओं द्वारा अपने पति को अपने घर में रखने की प्रथा को मान्यता न दी जाए। दूसरा प्रभाव पड़ सकता है आदिवासी महिलाओं के अधिकारों पर। आदिवासी महिलाओं को अपने समुदायों में महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है। जैसे कुछ आदिवासी जनजातियों में पत्नी समुदाय के परामर्श से विवाह को समाप्त करने का विकल्प चुन सकती हैं। समान नागरिक संहिता के तहत इन अधिकारों को खतरा हो सकता है। तीसरा प्रभाव आदिवासी संपत्ति अधिकारों पर पड़ सकता है। कुछ आदिवासी समुदाय मातृवंशीय विरासत का पालन करते हैं, जहां संपत्ति बेटों के बजाय बेटियों को दी जाती है। इस अनूठी परंपरा को यूसीसी में शामिल नहीं भी किया जा सकता है। वहीं कुछ समुदायों में बेटों को देने की प्रथा है। समान नागरिक संहिता जहां महिला और पुरुषों को एक समान अधिकार दे सकती है, वहां इस तरह की अनूठी परंपराएं जो एक पक्षीय हैं प्रभावित हो सकती हैं। चौथा महत्वपूर्ण प्रभाव सामुदायिकता के हनन पर हो सकता है। आदिवासियों में कई संपत्तियां समुदायों की होती हैं, जैसे अखरा, सरना भूमि आदि। समान कोड से इस सामुदायिकता को ह्रास हो सकता है। पांचवा प्रभाव आदिवासी प्रथागत कानून पर पड़ सकता है। आदिवासी समुदायों के अपने कानून और रीति रिवाज हैं जो समान नागरिक संहिता के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। सवाल ये है, क्या यूसीसी इन अनूठी प्रथाओं को ध्यान में रखेगा या सामुदायिक रीति रिवाजों की परवाह किए बिना कानूनों का एक मानक सेट लागू करेगा। छठा प्रभाव पांचवी और छठी अनुसूची के विलोपन के खतरे से है। समान कानून लागू करने के लिए इन संवैधानिक उपबंधों में सुधार की आवश्यकता होगी। आदिवासियों के लिए बनाए गए इन संरचनात्मक उपबंधों को खत्म किया जा सकता है या इनमें बदलाव हो सकते हैं। ये वैसे मुद्दे हैं जिन पर आदिवासी आज सशंकित हैं। इनको यूसीसी के तहत में विचार करने के लिए रखा जाना चाहिए। आइए कुछ और मुद्दों पर गौर करते हैं, जैसे पारंपरिक रीति रिवाज। यूसीसी आदिवासियों या खासी जैसे विभिन्न आदिवासी समुदायों के अद्वितीय रीति रिवाजों पर विचार नहीं भी कर सकता है, जैसे मातृ स्थानीय निवास या मातृ सत्तात्मकता पर हो सकता है यूसीसी ध्यान न दे। भाषा संबंधी मुद्दे, क्योंकि भारत में 22 भाषाएं ही सरकार द्वारा अधिसूचित है, जबकि जनगणना के अनुसार 19,000 से अधिक मातृबोलियां हैं। लिंग्विस्टिक सर्वे में भी 600 से ज़्यादा मातृभाषाओं को चिन्हित किया गया है। तो ये एक मुद्दा हो सकता है कि आखिर भारत में यूसीसी के तहत या सरकार द्वारा किन भाषाओं को जगह दी जाए। ये जरूर एक सराहनीय काम है कि नई शिक्षा नीति के तहत में मातृभाषा को अधिक महत्व दिया गया है। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है जातिगत असमानताओं से निपटना। जातिगत असमानताओं और भेदभाव को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं भी कर सकता है, तब हाशिए पर रहने वाले समूह उचित सुरक्षा के बिना रह जाएंगे। एक देश एक कानून की अवधारणा क्या हाशिए पर रहने वालों को संरक्षित करने का मौका देगी?
चौथा महत्वपूर्ण मुद्दा है धार्मिक और नागरिक पहचान के बीच संघर्ष। कई अधिकार ऐसे हैं और परंपराएं हैं जो धार्मिकता और नागरिक के व्यक्तिगत पहचान को मिश्रित अवस्था पर ले आते हैं, अर्थात संक्रमण की स्थिति। जैसे विवाह व्यक्तिगत एक अधिकार भी है और वो धार्मिकता की पहचान भी है। यूसीसी नागरिक कानून के साथ सामंजस्य बिठाने में कितना सफल होती है, यह देखने वाली बात होगी। आइए देखते हैं कि आखिर इसमें किया क्या जा सकता है। पहला, यूनिवर्सल सिविल कोड भारत की विविधता का सम्मान करे। इसमें विभिन्न समुदायों के अनूठे रीति रिवाजों और परंपराओं का ध्यान रखा जाए। उसमें एक अलग वर्ग इसके लिए बनाया जा सकता है। दूसरा, अपनी भाषा में बोलने का अधिकार एक नागरिक अधिकार बनाया जा सकता है, इसको मान्यता दी जानी चाहिए। तीसरा, यूसीसी को जातिगत असमानताओं और भेदभाव को संबोधित करने और सुधार की ज़रूरत है। इसे धार्मिक और नागरिक पहचानों के विवाद को ध्यान में रखकर देखा जाना चाहिए, जैसे विवाह जैसे व्यक्तिगत निर्णयों के संबंध में। चौथा, ये महत्वपूर्ण होगा कि यूसीसी को बहुसंख्यकवादी न बनाया जाए। पांचवा, नागरिक संघर्ष के जोखिम से बचने के लिए समानता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अगर वर्तमान में हम लोग देखें तो जीएसटी हो या ऐसे कई कानून जो वर्तमान में पूरे देश के लिए लागू किए गए हैं, उसमें ऐसा नहीं रहा है कि उसको एक साथ एक ही समूह के लिए या एक ही समूह की अवधारणा पर लागू कर दिया गया हो। जीएसटी में भी जहां बात होती थी एक देश एक कर की, वहां कई स्लैब इसमें बनाए गए। उसी तरह से यूसीसी में भी जो आशंकित समूह हैं उनको संरक्षण का वर्गीकरण किया जा सकता है। उनको एक संरक्षण के तहत में कुछ विशेष अधिकार दिए जा सकते हैं। यूसीसी जिन लाभों को लेकर बनाए जाने का विचार है, उसके साथ इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा कि भारत की विविधता का भी सम्मान किया जाए। धन्यवाद।